त्याच्या विरुद्ध राष्ट्रद्रोहाचा खटला दाखल करायचा, त्याला तुरुंगात बांधून टाकायचं किंवा त्याच्यामध्ये इतके ट्रोल्स लावून टाकायचे की तो हैराण व्हावा, त्याचं घर हैराण व्हावं आणि त्यानं शांतता पत्करावी. असे कितीतरी मार्ग निघाले की निरंजन ज्या सत्याच्या उद्घाटनाचा मार्ग पत्रकारिता म्हणून फार उशिरा स्वीकारला. तो इंजिनियर आहे मूळचा, पण फार उशिरा तो पत्रकारितेत आला. पण पत्रकारितेत आल्या आल्या त्यानं एकदम इन्व्हेस्टिगेशनचा मार्ग सुरू केला. शोध पत्रकारिता त्याला असं म्हणतात. तो त्यांना अत्यंत प्रामाणिकपणे केला. कारण विनायक दामोदर सावरकरांवर त्यांनी जी कव्हर स्टोरी लिहिली होती, द वीक नावाच्या साप्ताहिकात तो नोकरी करायचा, ती वाचून या न्यायमूर्ती लोया यांची हाती त्याच्याकडे आहे. म्हणजे बघा की सूत्र कशी हातात लागतात, वाचते भविष्यकाळ सांगेल. कारण जो काही इतिहास घडला तो इतिहास निरंजनी या पद्धतीनं मांडला आहे, जो आजवर कुठल्या इंग्रजी अथवा भारतीय पत्रकारांना मांडलेला नव्हता. कादंबरीचं स्वरूप, त्याला आत्मचरित्राची दूत आणि जी जी घटना आपल्याला अनुभवाला आली ती जशीच्या तशी निरंजननं मांडल्यामुळं हे पुस्तक अत्यंत वाचनीय असं झालेलं आहे. आता शीर्षकातच त्यांना निर्णय देऊन टाकलेला आहे. आता गंमत अशी की न्यायसंस्था पत्रकारांना न्याय देते असं म्हणतात. इथे पत्रकार एका न्यायाधीशाला न्याय द्यायला निघालेला आहे. भारतामध्ये आता अशी अवस्था आली आहे की कोणी कोणाला न्याय द्यायचा तर बहुतेक रस्त्यावर झुंबीनं जायचं आणि जो पण हे पुस्तक औरंगाबाद प्रकाशित झालंय. ते शेवटी बसले ते औरंगाबादीतले प्रकाशक आहेत आणि ही एका महिन्यात संपलेली दुसरी आवृत्ती आहे. वली कतरी नावाचा एक कवी होता जो औरंगाबादीत जन्मला. त्याला वली औरंगाबादी असंही म्हणायचे. पण तो इथे फार दिवस राहिला नाही. तो अहमदाबादला जाऊन स्थायिक झाला 300 वर्षांपूर्वी. तो दखनी भाषेमध्ये कविता लिहायचा. म्हणजे आपण औरंगाबाद जे बोलतो मेरकू तेरकू वैसाख कैसाख होय नाही, त्या भाषेत तो गुजरातमध्ये जाऊन कविता लिहायला लागला. गुजरातमध्ये अहमदाबादेतच तिथल्या मुख्य पोलीस ठाण्याच्या समोर त्याची मजार होती आणि वली औरंगाबादीची मजार बघायला जगातले असंख्य लोक जायचे, कारण तो फार उत्तम शायर होता. पण 20 वर्षांपूर्वी जी दंगल झाली त्या दंगलीत ती मजार नष्ट केली गेली, तिथे रस्ता केला गेला आणि आता ती मजार तिथे नाहीये. औरंगाबादेतून प्रकाशित करून कदाचित निरंजन हा मतितार्थ आहे मला वाटतं हा पुस्तक, जे आज निरंजन टाकले सरांच्या लेखणीतून शब्दबद्ध झालं. त्यानंतर याच इकडे असतो तो गोदी मीडिया, निरंजननी जो दिला आहे तो खोदी मीडिया. कारण आजकालची वर्तमानपत्र वाचताना काही खोदकाम झालंय असं वाटतच नाही. औरंगाबादची अडचण अशी आहे की औरंगाबाद ही हॅपनिंग सिटी नाही आहे. त्यामुळे इथे प्रत्येक बातमीदाराला तुझं फावडं घेऊनच जावं लागतं. ती सुद्धा सरकारी कार्यालयात असतात. हा तर आमचं एक सॉफ्ट टार्गेट आहे विद्यापीठ नावाचं. तिथे टाळ्यांच्या गजरात आपण सरांच्या या संघर्षाचं अभिनंदन करूया. पत्रकारितेमध्ये दोन विपरीत व्याख्या आहेत बातम्यांच्या. एक सरकार आहे का नागरिक आहे, आपण कोणीही असो, आपला जो काही समाजातला रोल असेल, पण आपली जबाबदारी ही आहे की आपण लोकांना सत्य सांगता आलं पाहिजे. आणि आज तर वेळ अशी आहे की बोलणं भाग आहे. मी नेहमी ही गोष्ट म्हणत असतो कि आदमी मरने के बाद कुछ नहीं सोचता, आदमी मरने के बाद कुछ नहीं बोलता. कुछ नहीं सोचने या कुछ नहीं बोलने पर आदमी मर जाता. तर असं एक लाश की तरह अगर हमको नहीं जिंदा रहना तो हमें बोलना, और हमें अगर बोलना है तो हमें सच बोलना है, और सच बोलना है तो उसकी हर कीमत चुकाने के लिए हमें तैयार है. तो फिर से एक बार कहूंगा कि ये किताब लोगों के मन में डर बढ़ाने के लिए नहीं है. डर के खिलाफ किस तरह से खड़े रहकर काम कर सकते हो, सच्चाई के साथ काम कर सकते हो,
इसके लिए ये किताब है। तो ये बिल्कुल लोगों को डराने के लिए नहीं है। मुझे कई लोगों ने पूछा भी था कि ये जो पीछे लोया के पीछे जो शैडो है ये किसकी शैडो है, तो मैंने उनको बोला था कि ये यम की है, यमा की सावली है। तो भाई साहब वो लिटरली एक छांव की तरह मेरे साथ था एवरी मोमेंट। तो ऐसे बहुत सारे हैं जिन्होंने एक ही बार हमारा थोड़ा सा झगड़ा हुआ था, लेकिन वो डिफरेंट था एंड आई एम सॉरी फॉर दैट। लेकिन विदाउट हिज हेल्प दिस वुड हैव बीन वुड नॉट हैव बीन। तो मैं इन सभी का धन्यवाद दूर करणं ही शेवटी आपली जबाबदारी आहे आणि तो सत्याचा लखलखीत प्रकाश जर आपण टाकू शकलो तरच ते यम दूर होऊ शकते। आपण आजच्या निमित्ताने मी एवढं स्वतःशी आपण निर्धार करू की निदान आपापल्या परिघांमध्ये तरी आपण सत्य सांगत राहू लोकांना सतत। पुन्हा एकदा आपण सर्वजण इथं आलात आणि या पुस्तकाचं अनावरण केलं याच्याबद्दल मी आणखी मनपूर्वक आभारी आहे। आपल्याही सर्वांचा मनपूर्वक आभारी आहे। धन्यवाद। नील इज अ विटनेस टू ऑल दैट। उसके बाद एक्चुअली स्टोरीज लिखने में, चैप्टर्स लिखने में एक मोमेंटम क्रिएट हुआ और वो आ पाया। तो और उसकी वजह से ये किताब हो पाई। फिर ISBN के लिए झगड़ा शुरू हुआ, लेकिन सालवे सर ने हेल्प किया तो वो ISBN नंबर भी मिला और वो किताब हम लोगों तक ला पाए। देयर आर मेनी कैरेक्टर्स, personalities in the whole book which I genuinely want to thank। बहुत है। प्रतीक है यहाँ पे। प्रतीक कहाँ है? वहाँ पीछे बैठा है। हम एक बिल्डिंग में रहते थे मुंबई में, यहाँ रहता था काला चौकी नाम से एरिया है। तो हम एक बिल्डिंग में रहते थे और ये स्टोरी आई और प्रतीक मेरे घर पे आया और उसने मुझे बोला कि आज के बाद 24 घंटे में तुम्हारे साथ रहूंगा अगर। मुझे लगता था कि एक कहावत है हमारे यहाँ हिंदी में, मला मराठी एक नहीं, मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ कि सच को आज क्या, मतलब सच के लिए किसी डिस्क्लेमर की जरूरत नहीं होती है। से जो इस कार्यक्रम में डिजिटली शिरकत कर रहे हैं या वर्चुअली शिरकत कर रहे हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअली मेरे पास इस किताब को लेकर के बहुत कुछ कहने के लिए नहीं है, क्योंकि ये किताब मैंने अभी पढ़ी नहीं, लेकिन कहता है मैं कल ही एक कार्यक्रम को फॉलो कर रहा था और बड़ी बेशर्मी से आजकल टीवी में पत्रकार बताते भी हैं। पत्रकार कह रहा था कि प्रधान आदरणीय से छोटा होता है, ये यशस्वी प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है शिमला में, वो अपने 8 साल के कार्यक्रम उपलब्धियों को गिनाएंगे। उस कार्यक्रम में किसी भी मंत्री को बोलने की इजाजत नहीं। ये न्यूज में था। मेरी चिंता यह है कि इस देश के लोगों को अजीब क्यों नहीं लग रहा है। धीरे धीरे आपके आंख के सामने जैसे जमीन सिर्फ मतलब घटती जा रही है, कम होती जा रही है, और हमको अजीब क्यों नहीं लग रहा है, ये प्रश्न है। तो फिर मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, तो हम लोगों ने आजादी को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया है। पॉपुलर मतलब लाखों करोड़ों जिसके फॉलोवर हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी और पंजाब के पॉपुलर गायक सिद्धू मूसेवाले की दिन दहाड़े हत्या कर दी। ये सब हमारे आंख के सामने हो रहा है। हम किस तरफ जा रहे हैं? मैं निरंजन जी आपको डरा नहीं रहा, और मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूं कि यह किताब किसी को डराने के लिए नहीं लिखी गई। यह किताब हमको, आपको, सबको इस बात को सोचने के लिए लिखी गई है कि हम कैसा देश बना रहे हैं, हम कैसा देश चाहते हैं। और जो लोग रिस्क लेकर के काम कर रहे हैं, ये कहानी नहीं है। मैं व्यक्तिगत तौर पे गौरी लंकेश से जुड़ा हुआ था।
भगवा पहन लिए हो मेरे शर्ट को देख करके। मैंने कहा अव्वल तो ये भगवा नहीं है, और दूसरा बस थोड़ी दिक्कत है, भाजपा से दिक्कत है। दिक्कत कहाँ है कि एक चीज को दूसरे चीज का सिनोनिम बना दिया गया है। मतलब देशभक्त होने के लिए आपको भाजपा का सदस्य होना पड़ेगा, मतलब हिंदू धर्म का रक्षक होने के लिए आपको शाखाओं में जाना पड़ेगा, मतलब जब तक आप उनके राजनीतिक एजेंडे में शामिल नहीं हैं तब तक आपका इस देश में नागरिक होने का कोई अधिकार नहीं। यह अजीबोगरीब स्थिति है। इस तरह की राजनीतिक परिस्थिति दूसरी पार्टियों के लिए भी तो रही होगी। कभी बीजेपी को भी तो 2 सांसद थे, तो क्या इनके ऑफिसों में आग लगा दिया गया? क्या इनके नेताओं को मार दिया गया? जो लिखती पढ़ती हो उससे किसी को क्या दिक्कत है? गोली मार दी। इसी प्रदेश की घटनाएं हैं। दाभोलकर साहब की हत्या हुई, पांचाले साहब की हत्या हुई। लोग धीरे धीरे सच बोलना बंद कर दिए, लेकिन अगर सच को सच नहीं कहेंगे तो उस परंपरा का क्या होगा जिसकी शुरुआत कोपरनिकस ने किया था? क्या कोपरनिकस ने मौत के डर से इस बात को मान लिया कि सूरज पृथ्वी का चक्कर लगाता है? सच बोला ना, सच बोलने के चलते फांसी पर चढ़ा ना, और जो लोग फांसी पर चढ़ाए आज उनकी भी हिम्मत है कि बाजार में जाकर के कहेंगे कि सूरज पृथ्वी का चक्कर लगाता है। और ये महज संयोग मान लीजिए कि 2016 में मैं जेल गया था, और एक कार्यक्रम के सिलसिले में जब महाराष्ट्र आना हुआ तो निरंजन जी से हमारी मुलाकात हुई थी मंच के पीछे। उस वक्त ये स्टोरी पब्लिश हो चुकी थी, और उस स्टोरी को पब्लिश करने के चलते हम लोग लगभग एक जैसी परिस्थिति में ही थे। जहाँ जा रहे हैं कोई पीछा कर रहा है, कहीं कोई पत्थर फेंक रहा है, कहीं कोई स्याही फेंक रहा है। देश भर में अलग अलग इलाके में फर्जी मुकदमे हो रहे हैं। तो इस तरह से निरंजन जी से और इस किताब के बनने की प्रक्रिया से हमारा एक संबंध स्थापित हुआ। ये दूसरा कि सच को कैसे बोला जाना चाहिए, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। अब जैसे मेरे पिताजी आ रहे हों तो मैं तो ये नहीं कह सकता कि मेरे माँ का पति आ रहा है। कहने का तरीका क्या हो सच का, क्योंकि आजकल किसी भी बात की भावना भड़क जा रही है। भावना है कि रेत है, थोड़ी सी हवा चली नहीं कि भड़क गई, उड़ गई। तो सच कहने का तरीका क्या? और तीसरा, सच कहने वाले जो लोग हैं उनकी सुरक्षा कैसे? और मुझे यह चिंता अपने कई साथियों को लेकर के रहती है। आज जिस तरीके से वायलेंस को सेलिब्रेट किया जा रहा है सोसाइटी में, राजनीति करे ना भाई, जिसको जैसी राजनीति करनी है वो राजनीति करे। जिस तरह की विचारधारा का वो समर्थन करना चाहते हैं उस विचारधारा का वो समर्थन करें, लेकिन एक विचारधारा के सामने दूसरी और कोई विचारधारा होगी ही नहीं। मैं समझता हूं कि ये भारतीयता के अस्तित्व के खिलाफ है। ये भारतीयता के अस्तित्व के खिलाफ इस रूप में है कि आप देख लीजिए, इस देश के दर्शन में, इस देश की परंपरा में और इस देश के इतिहास के हर दौर में हर सवाल के ऊपर सवाल खड़ा करने वाले लोग रहे हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। मैं जब स्कूल में पढ़ता था
तो मुझे बलकरण की कहानी सुनाई जाती थी। निरंजन जी हमारे लिए बहुत जरूरी है। तैमूर लंक नाम का जब एक लुटेरा आया और उसकी सेना जब बस्तियों को लूट रही थी, लोग अपने घरों को छोड़कर भाग रहे थे, तो एक छोटा बच्चा, घटना सुना होगा, जिग्नेश एमएलए है भाई साहब, वहां आसाम से पुलिस आई, रात में उसको सरकारी सर्किट हाउस से उठा करके आसाम ले, वो खुद एमएलए है, उसका एक प्रिविलेज पोजीशन है, केतकर साहब ने यहाँ पे बिना लोकसभा और राज्यसभा के अध्यक्ष को जानकारी दिए हुए उसके सदस्यों को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। ये कानून है। वो प्रिविलेज पोजीशन में उनको नहीं मिल रहा है। मैं देख रहा हूं हमारे कुछ पुलिस के साथी यहाँ बैठे हुए, गुंडागर्दी और उनका मनोबल, उत्तर प्रदेश में पुलिस इंस्पेक्टर को तथा कथित गौ रक्षकों ने पीट करके मार दिया। पुलिस इंस्पेक्टर को, एक चौकीदार लाठी लेकर के किसी सड़क के किनारे खड़ा हो जाए तो लोग रास्ता बदल देते। आपने देखा कल परसों की घटना है, दिन दहाड़े विवेक, और ये अपने आप में अच्छी बात नहीं। जब निरंजन जी ने फोन किया कि किताब का विमोचन करना है, तो मैंने कहा कि आजकल भाषण नहीं देता हूँ, क्योंकि मुझे डिस्क्लेमर दे करके सच बोलने की आदत नहीं है। तो इन्होंने कहा भाषण नहीं देना है, किताब का विमोचन करना है। हम बोले कि हम लोग जहाँ खड़ा हो जाएंगे और जब बोलेंगे तो सत्ता पक्ष को वो भाषण नहीं लगेगा, और सत्ता पक्ष की चापलूसी करने वाले लोगों को चापलूसी लगेगी, उनको राजनीति लगेगी। ऐसी परिस्थिति में आज कई तरह के चैलेंज हमारे सामने हैं। जब मैं एयरपोर्ट से आ रहा था कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए, तो मैंने पहला सवाल ही निरंजन जी से ये पूछा कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो नहीं होगा, और इन्होंने कहा कि नहीं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं होगा। और किताब जब मैंने पलटनी शुरू की, तो हमारे हाथ में आया, तो सबसे शुरू में यही बात लिखी हुई है, अकॉर्डिंग टू द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 सेक्शन 5, a person shall not be guilty of contempt of court for publishing any fair comment on the merit of any case which had been heard and finally decided। मतलब इस किताब को पढ़ने में खरीदे हैं। तो औरंगाबाद में अगर हुआ है तो ये गर्व की बात, ये बड़े गर्व की। लेकिन ये बात फिर यहाँ रुकनी नहीं चाहिए, यह बात हर जगह पहुंचनी चाहिए। और काफी लंबे दिनों के बाद मैं किसी पब्लिक इवेंट में शिरकत कर रहा हूँ। मैं भी अपनी जिम्मेवारी निभाऊंगा, आप भी अपनी जिम्मेवारी निभाइए। यह देश हम सबका है और इस देश की बुनियाद सच्चाई पे टिकी हुई है। इस किताब की तरह ही हम सच को पाक रखेंगे, उसको सुरक्षित रखेंगे और सच्चाई की इस लड़ाई को किसी भी तरीके से छूटने नहीं देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया निरंजन जी, आपके साहस को, आपके जज्बे को बहुत सलाम, आपको बहुत बधाई। पुस्तक प्रकाशन झालं त्याबद्दल, आज सेकंड एडिशन बद्दल काय? आत्ता मी लिहिलेल्या या हू किल्ड जज लोया या पुस्तकाची सेकंड एडिशन आज रिलीज झाली। पहिली एडिशन 9 मेला रिलीज झाली होती आणि 24 मेला ती संपली, 15 दिवसामध्ये। आणि त्यामुळे दुसरी आवृत्ती ही आज 1 जूनला आलेली आहे। आणि या निमित्ताने जज लोयांच्या मृत्यूमागचं जे सत्य आहे हे लोकांना सांगण्याचा प्रयत्न केलेला आहे। एका पत्रकाराचा प्रवास कसा असतो ते करत असताना हेही या निमित्ताने लोकांना समजू शकेल। तर जास्तीत जास्त लोकांनी हे घ्यावं पुस्तक आणि खूप काही समजेल। आणि शेवटी तो प्रबोधन करणं हा पत्रकाराचा मार्ग असतो, तर तोच या पुस्तकातूनही मी केलेला आहे। थँक्यू।
मराठी आवृत्ती मराठी आवृत्ती जुलैमध्ये येईल. त्याचा अनुवाद चालू आहे. जुलै महिन्याच्या 2-3 आठवड्यापर्यंत येईल.